बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसफ़ के 7वें एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देर किए बगैर इस सनसनीखेज एपिसोड को शुरू करते हैं। लॉन्च में सब बड़े मौजूद थे। वो सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। महमल, गुफरान चचा ने कदरे रौब से पुकारा। आगा जान तो इसे देखते ही मुंह फेर लिया था। वो इस दिन से इससे मुखातिब नहीं हुए थे। जी, वो नागवारी से रुकी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। व्हाट? गुफरान चचा गजबनाक से इसकी तरफ बढ़े। जी, आपके फवाद आगा के खिलाफ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? वो इनके बिल्कुल सामने खड़ी बुलंद आवाज में बदलिहाजी से बोली थी। और मुझसे आइंदा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं जिधर भी जाऊं मेरी मर्जी। आप लोग होते कौन है मुझसे? चटाक की आवाज के साथ इसके मुंह पर थप्पड़ लगा था। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से गुफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने इसको बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। हाँ कटवाऊंगी। मुझे नहीं रोक सकते आप लोग। वो हलक से फाड़कर चिल्लाई थी। दूसरे ही लम्हे असद चचा उठे और फिर इन दोनों भाइयों ने कुछ ना देखा, ताबड़तोड़ इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। आगा जान बड़े सोफे पे खामोशी से टांग पे टांग चढ़ाए बैठे इसे पिटते देख रहे थे। ताई मेहताब, नाइमा और फिजा भी करीब ही बिल्कुल खामोश बैठी थी। सामने किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी। ऊपर सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वो इसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए। वो सोफे पे बेहाल से गिरी चीख चीख कर रो रही थी, मगर दोनों ने इसे नहीं छोड़ा। बोल, कटवाएगी पर्चा? वो दोनों बार बार यही पूछते, यहाँ तक कि निढाल सी महमल में जवाब देने की सकत ना रही और उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को एक ठोकर मारकर गुफरान चचा बाहर निकल गए। अम्मी, वो सोफे पे गिरी मुंह पे बाजू रखे घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। मसरत इधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े एक एक करके उठकर बाहर चले गए। सीढ़ियों से लगी तमाशा देखती लड़कियां भी अपने कमरों को होली। मर जाओ तुम सब। अल्लाह करे तुम्हारे सबके बच्चे मर जाएं। छत गिरे तुम लोगों पर। गर्दन काट दूंगी तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती घुट घुट कर बद्दुआएं देती जा रही थी। कितनी देर बाद लॉन्च का दरवाजा खुला और दिन भर का थका हारा एहसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू में डाले टाई की नॉट ढीली करता वो मम्मी पुकारता जरा अंदर आया तो एकदम साकित रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफे जिसे ठोकर मारकर अपनी जगह से हटाया गया था, इस पे अजीब तरह से गिरी महमल। बिखरे बाल, चेहरे पे नील, बाजुओं पे सुर्ख निशान। वो बाजुओं से आधा चेहरा छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो मुतहैयर से चंद कदम आगे आ गया। महमल, वो बिना पलक झपके इसे देख रहा था। किसने किया है ये सब? मर जाओ तुम। एकदम बाजू हटाकर इसने हसन को देखा और फिर चिल्लाई थी, खुदा करे तुम सब मर जाओ। यतीमों पे जुल्म करते हो, खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाएं, सब के सब। महमल, मुझे बताओ ये किसने किया है? मैं? मर जाओ तुम सब। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, फिर यकदम बिलक कर रो दी और उठकर लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नेक्स्ट पार्ट। रात के तीसरे पहर इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। मध्यम से चिड़चिड़ाहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लॉन्च सन्नाटे और तारीख में डूबा था। वो दुखते जिस्म को जबरदस्ती घसीटती टीवी तक आई। साथ ही फोन स्टैंड रखा था। इसने कार्ड लेस निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापस आई। मुसरत आज घर पे ना थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली तो मुसरत घर पे ही थी, मगर शायद इसके जाते ही इनको कहीं भेज दिया गया था, गालिबन रजिया फुप्पो के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पे बैठ गई। लाइट ऑन कर रखी थी। इसके सामने दीवार पर आईना लगा था। इसे अपना अब सामने ही दिखाई दे रहा था। लंबे बाल चेहरे के अतराफ में गिरे, सूजे होंठ, माथे और गाल पर सुर्ख से निशान जो नीले पड़ रहे थे। इसने बेख्तियार बाल कानों के पीछे अड़ोसे। वो कार्ड अभी तक इसकी जीन्स की जेब में था। इसने मुड़ा थोड़ा सा वो कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी ना गई थी कि चौकन्नी से हेलो सुनाई दी। AASP साहब, इसकी आवाज लड़खड़ा रही। कौन? वो चौकन्ना था। महमल। इसे अपना घमंडी अंदाज याद करके रोना आया। महमल, किधर हो तुम? खैरियत है? वो चुप रही। आंसू इसके चेहरे पर लड़कते गए। महमल, बोलो। मुझे उन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है। ओह। अब वो चुप हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, अब कैसी हो?
मुझे नहीं पता, वो रोने लगी थी। मुझे बताएं, फवाद भाई जेल में है तो सही, मगर शायद जल्द ही इसकी जमानत हो जाए। वो लोग अनकरीब तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देने पे उकसाएंगे। फिर मैं क्या करूं? मान जाओ। क्या? इसने बेयकीनी से खून को देखा। अजीब सरफिरा शख्स था। तुम झूठा वादा कर लो कि तुम मेरे खिलाफ बयान दोगी, वरना ये तुम्हें कोर्ट में नहीं पहुंचने देंगे। और कोर्ट में जाकर मुकर जाऊं? हाँ, वहां सब सच बता देना। और वो इस धोखे पे मेरा क्या हश्र करेंगे, आपको अंदाजा है? तुम इसकी परवाह, आप सब मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मुझसे कोई सच्ची हमदर्दी नहीं है। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर हुमायूं ने ठग से फोन बंद कर दिया। वो दुखी सी फोन हाथ में लिए बैठी रही। नेक्स्ट पार्ट। मुसरत अगली सुबह ही आ गई थी। उन्होंने कोई सवाल ना किया, कोई जवाब ना मांगा, बस इसे देखकर एक जामत सी चुप होंठों पे लग गई। बहुत देर बाद आहिस्ता से बोली, तो बस इतना कि तुम फवाद के खिलाफ गवाही जरूर दोगी। उन्होंने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। और फिर चुपचाप काम में लग गई। पूरे घर का इससे सोशल बाइकआउट था। वो कमरे में खाना खाती और सारा दिन अंदर ही बैठी रहती, बाहर ना निकलती। अगर निकलती भी तो कोई इससे बात ना करता। उस रोज बहुत सोच कर वो फरिश्ते से मिलने मस्जिद आई। फिलहाल इसके कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक ना थी। कॉलोनी की सड़क घने दरख्तों के बाढ़ से ढकी थी। दरख्तों ने सारे पर ठंडी छाया कर रखी थी। आहिनी गेट के सामने रुककर इसने गर्दन ऊपर उठाई। सफेद ऊंचे सुतूनों वाली वो आलीशान इमारत अपने अजली वकार तमकीनत के साथ खड़ी थी। बराबर में सब्ज बेलों से ढका बंगला था, जिसके बैरूनी दीवार के साथ एक खाली संगी बेंच नस्ब था। महमल जब भी इधर आती वो बेंच वीरान नजर आता। इसे बेख्तियार बस स्टॉप का बेंच और वो स्याह लड़की याद आई थी, न जाने क्यों। सफेद संगे मरमर की लशपश चमकती राहदारियां आज भी वैसी ही पुरसकून थी जैसी वो इनको छोड़कर गई थी। वो इधर उधर क्लासेस के खुले दरवाजों में झांकती आगे बढ़ती गई। बाब दज्जाल मदीना तैयबा में ना आ सकेगा। आखिरी खुले दरवाजे से फरिश्ते की आवाज सुनाई दी। इसने जरा सा झांका। वो किताब हाथ में लिए मुनहमिक सी पढ़ा रही थी। स्याह बाय के ऊपर सुरमई स्कॉफ में इसका चेहरा चमक रहा था और वो सुनहरी चमकदार क्रिस्टल सी आंखें इसने कहीं देख रखी थी, मगर कहाँ। वो इन्हीं सोचों में घिरी दरवाजे की ओट में खड़ी थी जब फरिश्ते बाहर आए। अरे महमल, अस्सलाम वालेकुम। वो इसे देखकर बहुत खुश हुई थी। तुम कैसी हो महमल? आओ, बल्कि यूं करो, मेरे साथ अंदर ऑफिस में चलते हैं। फरिश्ते ने इसका हाथ हौले से थामा और फिर से थामे ही मुख्तलिफ राहदारियों से गुजारती हुई अपने ऑफिस तक ले आई। और ये क्या हालत बना रखी है? पता नहीं। इसने बैठते हुए मेज के शीशे की सतह पर अपना अक्स देखा। पूरी ऊंची पोनी टेल से निकलती लापरवाह लटें, आंखों तले गहरे हल्के, माथे और बाल पर गहरे नील और होंठों के सूजे किनारे। एकदम रोशनी इसके चेहरे पे पड़ी तो इसकी आंखें चुंधियाकर चेहरा पीछे किया। फरिश्ते अपनी कुर्सी की पुष्ट पे खड़ी खिड़की के ब्लाइंडर्स फरिश्ते अपनी कुर्सी के पुष्ट पे खिड़की के ब्लाइंडर्स खोल रही थी। हुमायूं ने बताया था कि तुमने इसे कॉल की थी। वो जरा सी चौंकी। हुमायूं हर बात इसे क्यों बताता था? इसे ये नहीं बताना चाहिए था। हुमायूं को तुम्हारी बहुत फिक्र थी। वो वापस कुर्सी पर आ बैठी थी। इन्हें मेरी नहीं, अपनी फिक्र है। बहुत खुदगर्ज हैं आपके कजन। जाने दो। वो नरमी से मुस्कुराई। किसी के पीछे इसका बुरा जिक्र नहीं करते, जो भी है। इसने शाने उचकाए। यकीनन वो अपने कजन की बुराई नहीं कर सकती थी। अच्छा ये बताओ, वो जरा कुर्सी पे आगे को हुई, आगे पढ़ाई का क्या प्रोग्राम है? सितंबर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है और अभी गर्मियों की छुट्टियों में इधर स्कूल आ जाओ कुरान पढ़ने। नहीं, एक्चुअली मेरे पास कुरान है तर्जुमे वाला, घर में पढ़ लूंगी। बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स। किससे पढ़ा था? कॉलेज में प्रोफेसर से, और शाम में एक बाजी के पास ट्यूशन लेने जाती थी। मैथ्स की बुक थी तो सही तुम्हारे पास, फिर दो जगह से क्यों पढ़ा? घर बैठ कर पढ़ लेती। घर में खुद से कैसे पढ़ा जाता है? फिर रुक गई और जैसे समझकर गहरी सांस ली। कुरान और निसाबी किताबों में फर्क होता है। कुरान और निसाबी किताबों में फर्क होता है, इसीलिए हम 4 साल की उम्र से घंटों निसाब को पढ़ते रहते हैं और कुरान को बुढ़ापे के लिए रख छोड़ते हैं।
मगर कुरान को अल्लाह ने आसान बनाकर उतारा है ताकि हर कोई समझ सके। मैथ्स टीचर्स के बगैर समझ में नहीं आता। कुरान आ जाता है? हाँ, क्यों नहीं। फरिश्ते ने गहरी सांस ली और झुककर दरवाजे से एक स्याह जल्द वाली किताब निकाली। ये इंजील मुकद्दस का एक कदीम इक्तबास है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की पेशगोई है। काफी दिलचस्प है ये, पढ़ो। इसने एक सफा खोलकर इसके सामने किया। महमद ने किताब अपनी जानिब खिसकाई। बाद में यह हज़फ कर दिया गया था। इसकी उम्मत की अनाजील इनके सीनों में होंगी। वो बेख्तियार पढ़ते पढ़ते रुकी। अनाजील? किसने पूछा? इंजील की जमा मुराद है कुरान मजीद। ये यहाँ से पढ़ो। फरिश्ते ने एक जगह उंगली रखी, मखरूती सफेद उंगली जिसका गुलाबी नाखून नफासत से तराशीदा था। इसने उंगली में जमर जुड़ी चांदी की अंगूठी पहन रखी थी। ओ अच्छा। वो इधर से पढ़ने लगी। वो बाजारों में शोर करने वाला होगा ना बेहुदा गो। नाम अहमद होगा, विलादत मक्का, हिजरत तैयबा और मुल्क शाम होगा। वो आफ्ताब के सायों पे नजर रखने वाला होगा। इसके अजान देने की पुकार दूर तक सुनी जाएगी। वो रुक कर जैसे उलझ कर फिर शुरू से देखने लगी। मुल्क शाम होगा? उसने सवालिया निगाह फरिश्ते की तरफ उठाई। बाद में मुसलमानों की हुकूमत शाम तक फैल गई थी। इसी तरफ इशारा है। और आफ्ताब के सायों पे नजर रखना नमाजों के औकात के लिए। और अजान देने वाला? बिलाल। फरिश्ते जवाब देते हुए मुस्कुराई। घर बैठ कर पढ़ोगी तो ये सवाल किससे पूछोगी? कुरान की तफसीर भी तो पढ़ सकते हैं। इल्म पढ़ने से नहीं, सुनने से आता है। आखिर घर बैठकर पढ़ने में क्या है? मूसा को खिजर के पास जाना पड़ता है मेरी जान। खिजर मूसा के पास नहीं आते। अच्छी क्वालिटी के इल्म के लिए इतना ही सफर करना पड़ता है। आपकी सारी बात ठीक है, मगर मेरी बात भी तो ठीक है। फरिश्ते पेन की उंगलियों के दरमियान घुमाती मुस्कुराकर गहरी सांस लेकर बोली। वो इनके दरमियान तजब्जुब में हैं, ना इधर के हैं ना उधर के। आपने अरबी में कुछ कहा ना? अब आम बंदे को अरबी कहाँ समझ में आती है? कुरान उर्दू में क्यों नहीं उतरा? अच्छा सवाल है। वो अपनी निशिस्त से उठी और सामने किताब कुंभों के रैक की तरफ बढ़ गई। फिर सीधी खड़ी किताबों की जिल्दों पर उंगली गुजारती एक किताब को तलाश करने लगे। तो तुम्हारा नुक्ता यह है कि सिर्फ खाली मुहावरतन तर्जुमा देखकर कुरान पढ़ना भी काफी है। इसने एक किताब पे उंगली रोकी और इसे खींचकर बाहर निकाला। ये सूरह बनी इसराइल में इब्लीस के आदम को सजदा करने से इनकार का किस्सा है। यहाँ इब्लीस ने औलाद आदम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया। ये पढ़ो। इसने बड़ा सा तर्जमे वाला कुरान इसके सामने खोलकर रखा और अपनी जुमर जड़ी अंगूठी वाली उंगली एक लफ्ज पर रखी। महमद बेख्तियार कुरान पर झुकी। लह तकन, अलबत्ता मैं जरूर काबू करूंगा। इसने लफ्ज और तर्जमा दोनों पढ़े। राइट। अगर अलबत्ता और जरूर के जमाइर को निकाल दो तो 3 हुर्फ लफ्ज रह जाता है। जीम नून काफ यानी हंक। हंक के 3 मायने होते हैं। किसी चीज को खूब बारीकी में समझना, टिड्डियों का खेत का सफाया करना और घोड़ों के जबड़ों के दरमियान से लगाम गुजारकर घोड़े को काबू करना। उर्दू में बस इतना लिखा है काबू करना, जिसे अंग्रेजी में कंट्रोल कहते हैं। जबकि अरबी की वसअत हमें बताती है कि शैतान किस तरह हमारी नफ्सियात समझकर हमारे ईमान का सफाया करके हमें लगाम डालता है। और वो लगाम अमूमन मुंह के रास्ते से डाली जाती है। और कुरान इसीलिए अरबी में उतरा। और तुम मेरी बात से बोर हो रही हो? चलो जाने दो, अभी तुम्हारे पास टाइम है इसलिए कह रही थी, वरना बाद में दुनियावी तालीम में खोकर तुम्हें इसका वक्त नहीं मिलेगा। यानी आप भी टिपिकल मौलवियों की तरह बुनियादी तालीम को गुनाह समझती हैं। मैं दुनियावी तालीम में खोकर मादा परस्त बनने को गुनाह समझती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। वो बैग कंधे पर डालती उठ खड़ी हुई। हाँ तुम्हें देर हो रही है, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। परेशान कोई नहीं होता। यतीमों की परवाह किसी को नहीं होती। कौन यतीम? फरिश्ते ने हैरत से इसे देखा। मेरे अब्बा नहीं है। उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल। तो फिर तुम यतीम नहीं हो। यतीम तो उस नाबालिग बच्चे को कहते हैं जिसका बाप फौत हो जाए। बलूगत के बाद कोई यतीमी नहीं होती। अपनी इस खुद तरसी को अपने अंदर से निकाल दो महमल।
आप क्या कह रही हैं? महमल बेयकीनी से पीछे हटी और चंद लम्हे इसे यूं ही बेएतबार निगाहों से देखकर बिना कुछ कहे तेजी से भाग गई। फरिश्ते की बात ने एकदम इसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। भाड़ में गई डिक्शनरी और लग़वी मायने मैं यतीम हूँ। वो तेजी से राहदारी अबूर करके बरामदे में आई। आगे निकल ही ना पाई थी कि रिसेप्शनिस्ट ने रोक दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका एडमिशन फॉर्म है। फरिश्तेबाजी ने कहा था, आपको इसकी जरूरत है। ओह, वो गहरी सांस भरकर डेस्क के करीब आई। दिखाइए। बस देखकर वापस कर दूंगी। मुझे मौलवी नहीं बनना, मास्टर्स करना है, इसने सोचा। नया बैच कौन सा है? वो अब प्रोस्पेक्टिव के सफ़े पलटकर देख रही थी। इल्मुल किताब, परसों पहली क्लास है। मैं फरिश्ते को साफ इनकार कर दूंगी, भले वो बुरा मनाए। बस पूरा देखकर वापस कर दूंगी, वो सोच रही थी। और ये फॉर्म फिल करके किधर देना है? इसी डेस्क पे। और फीस? इनकी फीस नहीं होती। फिर भी कुछ चार्जेस तो होंगे। हम कुरान पढ़ाने के चार्जेस नहीं लेते। तो ना लें, मुझे कौन सा इधर दाखिला लेना है? मैं तो पूरा दिन स्कार्फ लपेट कर कुरान नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी फरिश्ते, मगर मैं ये नहीं करूंगी। इसने खुद कलामी की थी, मगर 10 मिनट बाद वो फॉर्म फिल कर रही थी। नेक्स्ट पार्ट। वो बैग को स्ट्रैप से थामे हाथ गिराए यूं थके थके कदमों से चल रही थी कि बैग लटकता हुआ जमीन को छू रहा था। कॉलोनी के घने दरख्त खामोशी से झुके खड़े थे। वो आहिस्ता से बेंच पे जा बैठी, जो आज भी उदास थी। वो फॉर्म जमा करा के फरिश्ते से मिले बगैर वहां से निकली थी। अभी तक वही सोच रही थी, तभी किसी के दूर से दौड़ते कदम इसके करीब सुस्त पड़े। कैसी हो? कोई इसके पास आ खड़ा हुआ। इसने हौले से सर उठाया। हुमायूं बहुत संजीदगी से इसे देख रहा था। स्याह ट्राउजर पे रफ सी सफेद शर्ट पहने, माथे के गीले बाल और चेहरे पे नमी फूली सांस, जैसे तेज जॉगिंग करते इधर आया हूँ। क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क तो पड़ता है। तुम्हें यूं देखकर मुझे यकीन है तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना पड़ेगा, मगर अब क्या करूं? कुछ न करो। वो इसके साथ बैठ गया। महमल चेहरा मौके से देखने लगी, जो सामने घने दरख्तों की बाढ़ को देख रहा था। जब तक तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंदा फवाद की गर्दन के गिर्द मजीद तंग हो चुका होगा। बस अभी इनकी मानती जाओ और कोर्ट में सच बोल देना। इस्तेमाल कर लें सब, मुझे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लें। वह दुख से सर झटकती उठी और जमीन पर गिरा बैग स्ट्रैप से उठाया। कमजोर हो गई हो बहुत, अपना ख्याल रखा करो। आपकी फिक्र में भी गर्ज पोशीदा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकूं। वो तेज तेज कदमों से सड़क पर आगे बढ़ गई। वो शाने उचकाकर गेट की तरफ आया। गेट बंद करते हुए इसने लहजा भर कर गर्दन मोड़कर इसे जरूर देखा था, जो सर झुकाए तेज से सड़क के किनारे चलती जा रही थी। इसकी भूरी ऊंची पोनी टेल ये बराबर झूल रही थी। हुमायूं पलटकर ड्राइवे पे जॉगिंग की तरफ भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की बाढ़ और पत्थर का बेंच फिर से वीरान हो गया। नेक्स्ट पार्ट। हेलो। वो बेड से टेक लगाए, घुटनों पर प्रोस्पेक्टरी रखे सरसरी सा पड़ रही थी जब दरवाजा खुला। आवाज से महमल ने सर उठाया। चौखट पे आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउजर के ऊपर स्लीवलेस सफेद शर्ट। उसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बालों शानों तक आते थे, पतली कमान की तरह भुआं उठाए वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमल बामुश्किल संभल पाई थी। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो सीधी होकर बैठी और प्रोस्पेक्ट ने नामहसूस अंदाज से एक तरफ खिसका दिया। फिट। वो बेतकल्लुफी से इसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए इसने दरवाजा पूरा बंद कर दिया था। महमल बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पतली भवों को सुकेटते कमरे का जायजा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमल। एटलीस्ट आगा जान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बाज दफा आगा जान बहुत ज्यादती कर जाते हैं, है ना? इसने राय मांगी। महमल ने एक नजर दरवाजे को देखा, वो बंद था। मालूम नहीं, तुम कहो तो मैं अब्बा से कहकर तुम्हें बड़ा रूम दिला दूं। ये ख्याल इतने सालों में तो आपको नहीं आया, आज क्यों? इट्स ओके, मैं खुश हूँ। इसने फिर से दरवाजे को देखा। मुझे आगा जान से कोई शिकायत नहीं। खैर, आगा जान की बात की क्या बात है। खुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की। कम से कम घर की इज्जत का ही ख्याल किया होता। आपको मेरा यकीन है? इसे झटका लगा था।
ऑफ कोर्स वबा को कौन नहीं जानता, और अब तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? वो मोहतात हुई, ये तुमसे इस एएसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था उसका? हुमायूं। उसका अंदाज बेहद सरसरी सा था। हुमायूं दाऊद। बात कुछ कुछ इसकी समझ में आने लगी थी। हाँ, इसी के घर फवाद तुम्हें ले गया था ना? किधर रहता है वो? अब आरजू बहुत ही लापरवाही से कहती, इधर उधर ज्यादा देख रही थी। ये तो मुझे नहीं पता आरजू बाजी कि वो किसका घर था। फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी है। आपको चाहिए? हाँ बताओ। आरजू एकदम अलर्ट से हुई, सारा सरसरीपन उड़नछू हो गया। 15 पे कॉल कर लें, यही नंबर होता है पुलिस वालों का। इसने मुस्कुराहट दबाए प्रोस्पेक्टिव फिर से उठा लिया। खैर रहने दो, मुझे काम है, चलती हूँ। आरजू नागवारी से कहते हुए तेजी से उठकर बाहर निकल गई। इसका दिल भी कैसा दिल है, फुटबॉल की तरह फवाद और हुमायूं के दरमियान लड़खड़ाता रहता है। इसने इस्तेज़ाइया सर झटक कर फिर से प्रोस्पेक्टस उठा लिया। नेक्स्ट पार्ट। आज कितने ही दिनों बाद वो खुद से नाश्ते की मेज पर मौजूद थी। किसी ने इसको मुखातिब ना किया। वो खुद भी खामोशी से तेज तेज लुकमे ले रही थी। यूनिफॉर्म की सफेद शलवार कमीज पहने और बेबी पिंक स्कार्फ गर्दन में डाले, बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए वो अपनी प्लेट पर झुकी थी। मेहनत फिजा चची ने खुद ही इसे मुखातिब किया। वो बगौर इसे देख रही थी। कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? तो उस पर जैम लगाते हसन ने चौंक कर इसे देखा, जो सर झुकाए नाश्ते में मगन थी। ऊंची भूरी पोनी से एक लट निकलकर गाल को छू रही थी। फिजा के पुकारने पर इसने गर्दन उठाई। नहीं, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। क्या पढ़ती हो उधर? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। वो कुर्सी धकेलती उठ गई। हसन की निगाहों ने दूर तक इसे बाहर जाते देखा था। स्कूल की राहदारी में लगे एक कदआदम आईने के सामने खड़े होकर इसने स्कार्फ को सर पे रखा और चेहरे के गिर्द नफासत से लपेट कर पिन लगाई। यूं के दमकती सुनहरी रंगत वाला चेहरा बेबी पिंक हेजवी हाले में मुकीद हो गया। ऊंची पोनीटेल के बाईस पीछे से स्कार्फ कदरे ऊपर उठ गया था। नाइस। वो खुद को सराहती बरामदे तक आई। घर से स्कार्फ लेकर आना इसे अजीब सा लग रहा था। सो यही आकर इसे सर पर रख लिया। बरामदे से चौड़ी सीढ़ियां नीचे हॉल में जाती थी। साथ ही जूतों का रैक पड़ा था। इसने जूते रैक पे उतारे और नंगे पांव संगे मरमर के ठंडे जीने उतरने लगी। वसी और अरीज प्रेयर हॉल भरा हुआ था। कालीन पे सफेद चादरें बिछी थी। इन पे बहुत सलीके से सफों में डेस्क लगे थे। वो डेस्क जमीन से बाजू भर ही ऊंचे थे, जिसे अमूमन मदरसों में होते हैं। डेस्कों के पीछे सफेद यूनिफॉर्म और बेबी पिंक स्कार्फ से ढके सरों वाली नो, वहां से चली जाओ, वहां से। वसी और इस प्रेयर हॉल भरा हुआ था। कालीन पे सफेद चादरें बिछी हुई थी। इन पे बहुत सलीके से सफों में डेस्क लगे थे। वो डेस्क जमीन से बाजू भर ही ऊंचे थे, जैसे अमूमन मदरसों में होते हैं। डेस्कों के पीछे सफेद यूनिफॉर्म और बेबी पिंक स्कार्फ से ढके सरों वाली लड़कियां सफेद चादरों में दो जानों मुअद्दब सी बैठी थी। महमल ने आहिस्ता से आखिरी सीढ़ी पे पांव रखा और हॉल के आखिर में थी। इसके सामने सारी सफों में बैठी लड़कियों की पुश्ती। सामने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मैडम की कुर्सी और टेबल थी। इनके पीछे दीवार पे वो कैलीग्राफी आवेज़ां थी। कुरान इन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा करते हैं। इसे लगा वो इन लड़कियों की तरह नीचे नहीं बैठ सकेगी, सो हॉल के आखिर में दीवार से लगी कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। इसकी किताबें खासी इंटरेस्टिंग थी। किताबुल तहारा, किताबुल ज़कात, किताबुल इल्म, किताबुल सलात, किताबुल सयाम, किताबुल हज उम्रा। छोटे छोटे किताबचे, बाकी एक सिपारा था। पहला सिपारा बहुत बड़े साइज का। हर सफे में बड़ी बड़ी 5 अरबी की सतूर थी और हर दौर के दरमियान 3 खाली लाइनें थी, गालिबन नोट्स लेने के लिए। अरबी के हर लफ्ज तले इसका उर्दू तर्जमा एक चकोर खाने में लिखा था। यूं हर लफ्ज अलग अलग नजर आता था। वो 10 मिनट लेट थी। मैडम मिसबा का लेक्चर शुरू हो चुका था। सबसे पहले तो आप लोग ये जहन में रखें कि यहाँ आपको दीन पढ़ाया जाएगा, मजहब नहीं। दीन और मजहब में बहुत फर्क होता है। दीन रिलीजन को कहते हैं और मजहब अकीदे या स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं। दीन पढ़ने से कबल एक बार जहन में नक्श कर लें और गिरा बांध लें,
دین میں دلیل قرآن کی آیت اور حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس۔ جیسے سجدہ کا ورڈ ٹو ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد ساجد سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر انداز سے وہ متذبذب سی ہو رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تفسیر، حدیث، تجوید کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی، کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن کافر منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھائی اب مسلمان ہے اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں وہ باتیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر وہ سیاہفام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈز سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً بعض بی ہوتا ہے مگر بعض بے پڑھتی تھی، اور وہ سوچتی کہ یہ ساری امیاں، نانیاں، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، سواد اور سے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر زیر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے غلطی کی شمار ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجب رواج تھا۔ اسے شروع میں تو عجیب لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پر سے اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگیں جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کھٹکا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا، وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھتی گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو وہ سن ہو گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان، باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی۔ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی، وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھتے تھے۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپر تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟
जैसे आप कहें। बाज़ दफा अपने हकूक की बात अकेले में कहना आसान होता है बनिस्बत अपने मुखालिफिन के सामने, और वो कुछ न कह सकी, बस यकतक इन्हें देखते गई जो इसके सामने बेड की पाइंती पे बैठे थे। मैं आज जायदाद के कागज साइन कर देता हूँ, मगर तुम, मेरी एक शर्त है। वो लम्हे भर को रुके, इनकी निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। वो पलक नहीं झपक रहे थे, इसे देख रहे थे। वो दम साधे इनकी मुंतजिर थी। मगर तुम फवाद के खिलाफ नहीं बल्कि ASP हुमायूं दाऊद के खिलाफ अगवा के जुर्म का बयान दोगी कोर्ट में। वो अध खुले लब और फटी फटी आंखों से इन्हें देखती गई। अदालत ने हमें तारीख दे दी है, अगले माह की तारीख। मैं चाहता हूँ कि तुम अदालत में अपने बयान से ना फिरो, ताकि मैं जायदाद के कागज तुम्हारे हवाले कर दूं। जैसे ही तुम कोर्ट में बयान दोगी मैं दस्तखत कर दूंगा। वो उठ खड़े हुए, वो इन्हें देखने के लिए गर्दन भी ना उठा सके। तुम्हारे पास वक्त है, खूब अच्छी तरह सोच लो और इसे एक बिजनेस डील समझो। ये तुम्हें आइंदा इब्राहिम के बिजनेस एम्पायर संभालने में मदद देगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। मुझे मंजूर है, वो तेजी से बोली। फैसला करने में एक पल ना लगा था। भाड़ में गया हुमायूं, हफ्से बेजा में तो इसने मुझे रखा था ना। उन्होंने मुड़कर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। तुम अच्छी बिजनेस वुमन बन सकती हो। टेक केयर। और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। क्या यूं हुमायूं गिरफ्तार हो जाएगा और फवाद, क्या वो घर आ जाएगा? नहीं, मगर जायदाद, अपने मुकाम को पा लेने की ख्वाहिश कभी वो भी ताई पे यूं ही हुक्म चला सके। सब इसकी इज्जत करें, इसके हुक्म से घर में काम हो, इसकी मौजूदगी हर जगह जरूर समझी जाए। वो उलझ कर रह गई। क्या इसने सही किया? कुछ समझ ना आ रहा था। यहाँ हमारी ये एपिसोड खत्म होती है और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या आगा जान ने इसके साथ एक चाल चली है या फिर वाकई वो इसके साथ साथ जायदाद हवाले कर देंगे। तो इस चीज को जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जिसमें मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर होंगी।